दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैं आज जरूर से जरूर करें भाई। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा प्रिय प्रवास में। पहला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। जो प्रिय प्रिय प्रवास है इसमें किस रस की प्रधानता है। तो रौद्र रस की, करुण रस की, हास्य रस की या विभत्स रस की। जो प्रिय प्रवास है हरिओ जी का, इसमें करुण रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है भाई? करुण रस की प्रधानता रहेगी। ठीक है। और यह क्या है? खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। ठीक है। और किसका है? हरिओ जी का है। और इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक और नायिका के रूप में दिखाया है। ठीक, सॉरी, नायक और नायिका के सतर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी, ठीक है, और विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिओद ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया है। किसको भाई? हरिओद जी को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आर्थर कानन डायन से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था। ठीक है। जो आर्थर कानन डायन थे इससे हिंदी के ऐसे कौन से उपन्यासकार थे जो प्रभावित थे। तो पहला है गोपाल राम गहमरी, दूसरे भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, डी नगेंद्र कोहली। तो भाई अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा, गोपाल गहमरी। हिंदी उपन्यासकार गोपाल गहमरी आर्थर कानन डायन से प्रभावित थे। गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यास, क्या भाई? जासूसी उपन्यासकारों के प्रवर्तक भी माना जाता है और हिंदी का कानन डायन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का कानन डायन भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना गोपाल राम गहमरी को। तीसरा क्वेश्चन है सुनंदा जिनेंद्र के किस कहानी की पात्र है। ठीक है। जो सुनंदा है ये जिनेंद्र जी की कौन सी ऐसी कहानी है, कहानी पूछा है, इसकी पात्र है। तो हत्या, अपना अपना भाग्य, बाहुबली या पत्नी। जो सुनंदा है भाई वो जिनेंद्र की पत्नी कहानी की पात्र है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो जिनेंद्र जी हैं इनकी प्रथम कहानी कौन सी है? खेल है। कौन सी है? खेल है, जो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आपको ध्यान रखना है। और इनके अन्य कहानी संग्रह है, काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। फांसी 1929 ईस्वी प्रकाशन है इसका। दो चिड़िया 1935 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। एक रात 1934 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है भाई। फिर नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। और ध्रुव यात्रा 1944 में इसका प्रकाशन हुआ था। पाजेब काफी महत्वपूर्ण कहानी है भाई जिनेंद्र जी की। 1942 में इस कहानी का प्रकाशन हुआ था पाजेब का। जय संधि 1949 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण कहानियां रहेगी जिनेंद्र जी की। अगला क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। ठीक है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है इनकी ऐसी कौन सी रचना है जिसमें कृष्ण को महापुरुष की तरह अंकित किया है। तो रस कलश, अधखिला फूल, प्रिय प्रवास या पारिजात। पहले तो देख लो चारों की चारों रचनाएं हरिओद जी की है। ठीक है। और भाई जो प्रिय प्रवास है इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास को महाकाव्य में, ठीक है, महाकाव्य, ये प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है। पूछा जाता है कई बार। महाकाव्य में जो श्री कृष्ण है, ठीक है, इसको महापुरुष के रूप में अंकित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्रिय प्रवास है इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कैसा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका सर्वप्रथम नाम, जो प्रिय प्रवास है इसका सर्वप्रथम नाम भाई क्या था? व्रजांगना विलाप। ठीक है। व्रजांगना विलाप था प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम। और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के, काफी बार पूछा जाता है, संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। ठीक है। वर्णवृत्तों पर आधारित है प्रिय प्रवास, संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित
है भाई। और प्रिय प्रवास में कुल 17 सर्ग है। कितने हैं? 17 सर्ग है। इसमें श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। और इनको कवि सम्राट की उपाधि और प्रिय, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी है, ठीक है, इनको कवि सम्राट की उपाधि और प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, कवि सम्राट की उपाधि प्रिय प्रवास के लिए इनको मिली है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगे राघव द्वारा नहीं लिखा गया? अगर आप चाहते हो मैं पूरी आपको डिटेल क्वेश्चन की बताती चलो तो बता देना, और अगर आप चाहते हैं मैं ओनली आपको जल्दी जल्दी रैपिड फाइट की तरह बस टिक टिक लगाती चलो तो वैसे भी आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रागे राघव द्वारा नहीं लिखा गया, ये हमें बताना है। तो भाई बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश और भाग्यवती। तो रागे राघव का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो भाग्यवती नहीं है भाई। ठीक है, भाग्यवती किसका उपन्यास है? ये है सरदार राम फिल्लोरी का। किसका? सरदार राम फिल्लोरी का, और 1777 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बंदूक और बीन इन्हीं का है। देवकी का बेटा भी रागे राघव का है, और पक्षी और आकाश भी इन्हीं का है भाई उपन्यास, रागे राघव जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है? ठीक है, शेखर जोशी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, ये हमें बताना है। सात के लोग, नए पत्ते, हलवाहा, एक पेड़ की याद। तो जो नए पत्ते हैं ये शेखर जोशी की रचना नहीं है। नए पत्ते, सात के लोग भी शेखर जोशी की रचना है, हलवाहा भी है, और एक पेड़ की याद भी इनकी ही रचना है। तो भाई नए पत्ते किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। निराला जी की रहेगी नए पत्ते रचना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? जो हिंदी है, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है? देखो भाई मैंने इस क्लास से पहले आपके लिए सीरीज चला रखी है, ठीक है, हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लास और हिंदी साहित्य का चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। ठीक है, तो पीवाईक्यू हम रिपोर्टाज तक कर चुके हैं, नहीं वे रिपोर्टाज तक नहीं, जीवनी या संस्मरण तक कर चुके हैं। आप प्लीज जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां तक जरूर से जरूर देखें। ठीक है, आपके क्वेश्चन काफी हल हो जाएंगे। तो हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता? तो शिवदान सिंह चौहान को, राम कुमार वर्मा को, उपेंद्र नाथ अश को या निर्मल वर्मा को। भाई हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। ठीक है, और जो रिपोर्टाज है ये काफी बार पेपर में पूछा गया, ध्यान रखना जो मैं आगे बता रही हूँ। जो रिपोर्टाज शब्द है, रिपोर्टाज शब्द है, एक मिनट भाई, रिपोर्टाज शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा का है। कैसा है? फ्रांसीसी भाषा का, काफी बार पूछा गया है। जो रिपोर्टाज शब्द है ये कैसा है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द रहेगा। ठीक है, और हिंदी गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास माना जाता है। ठीक है, हिंदी में रिपोर्टाज का। और जो रूपाब प्रतिभा है इसके दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित जो लक्ष्मीपुरा है इसको हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। और ये जो लक्ष्मीपुरा है ये शिवदान सिंह चौहान जी का ही रिपोर्टाज है भाई। और रूपाब पत्रिका में ये 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? क्या भाई कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, गुलाब राय, चतुर्सेन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, मैंने आत्मकथा विधा की भी आपको क्लास प्रोवाइड करवा रखी है, तो जाकर देखना, आपके सभी क्वेश्चन डाउट हो जाएंगे। और एक ही क्लास में काफी महत्वपूर्ण आत्मकथा के क्वेश्चन मैंने विद व्याख्या आपको करवा रखे हैं। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा, तो भाई राजेंद्र प्रसाद जी की आत्मकथा 1947 में प्रकाशित है। ठीक है, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, ये आत्मकथात्मक निबंध जो 1946 में प्रकाशित हुई, इनकी मेरी असफलताएं, और ये क्या है? आत्मकथात्मक क्या है? निबंध है, और 1946 में इनका प्रकाशित हुआ था। चतुर्सेन शास्त्री,
इनकी है यादों की परछाई भाग 1 1956 में और मेरी आत्म कहानी भाग 2 1963 में प्रकाशित हुई भी। आगे देखते हैं और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करेंगे भाई विद डिटेल। ठीक है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जो साकेत है इस महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन रहेंगे ये हमें बताना। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक या मैथिली शरण गुप्त। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है और मैथिली शरण गुप्त जी इसके रचनाकार रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी है रचना? काफी महत्वपूर्ण कामायनी। ठीक है। महाकाव्य की श्रेणी में आती है। 1935 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और लोकायतन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है जो 1964 में प्रकाशित है। यह भी महाकाव्य की श्रेणी में आती है। ठीक है। और सुमित्रानंदन पंत की एक को रचना है गुणवंत हेमंत। काफी महत्वपूर्ण रचना है ये हेमंत और 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और श्रीधर पाठक की काफी महत्वपूर्ण रचना है एकांतवासी योगी। 1886 में प्रकाशित हुई थी ये रचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? देखो भाग्यवती हमने देख लिया किसका उपन्यास है, पहले हम देख चुके हैं। सरदाराम फिल्लोरी का है और 1877 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है भाग्यवती। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जो भाग्यवती उपन्यास है वो किस प्रकार का उपन्यास है, तो ये हमें बताना है। तो वयो से संबंधित, सामाजिक, प्रकृति से संबंधित या तिलस्मी। तो भाग्यवती भाई सामाजिक उपन्यास है। कैसा है? सामाजिक उपन्यास है। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। जो भाग्यवती है ये 1875 में तो 77 में तो प्रकाशित हुआ था और ये एक सामाजिक उपन्यास है और इसके लेखक मैंने आपको बताया कौन था? सरदाराम फिल्लोरी थे। ठीक है। और डॉक्टर जो विजय शंकर मल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना है। ठीक है। किसने माना हिंदी का प्रथम उपन्यास? ये ध्यान रखना है, विजय शंकर मल्ल ने। ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। और जो जो तिलस्मी से संबंधित उपन्यास किसका है? चंद्रकांता है ये उपन्यास। ठीक है। और 1886 में ये प्रकाशित हुआ था। और किसका उपन्यास है ये? देवकी नंदन खत्री जी का उपन्यास रहेगा चंद्रकांता। और इसकी किस विधा में है, किस प्रकार है? तो तिलस्मी उपन्यास है ये। ठीक है चंद्रकांता। और इनको भाई जो भाई देवकी नंदन खत्री है इनको तिलस्मी एवं अय्यारी उपन्यास के जनक भी माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और प्रकृतिवादी उपन्यासकार कौन है? पांडे बेचैन शर्मा मुखर्जी है प्रकृतिवादी। ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछ रखा है प्रकृतिवादी उपन्यासकार कौन है? तो पांडे बेचैन शर्मा है। ठीक है। आपको सभी ऑप्शन में आपको बताती चल रही हूँ, डिटेल देती चल रही हूँ। ठीक है। और फागुन के दिन 4। ठीक है। फागुन के दिन 4 क्या भाई? फागुन के दिन 4। ठीक है 4 ये 1960 ईस्वी में प्रकाशित पांडे बेचैन शर्मा मुखर्जी का उपन्यास है और इनको प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका का संपादक कौन है? ठीक है। जो बाला बोधनी ठीक है एक पत्रिका है और कैसी है? स्त्री शिक्षा संबंधी। ठीक है। इसके संपादक पूछ रखे हैं कौन है, तो कौन है भाई? श्रीनिवास दास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, राम नरेश त्रिपाठी है, गौरीदत्त शुक्ल जी है। तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे। ठीक है। बाला बोधनी पत्रिका के संपादक। और ये कैसी पत्रिका थी? स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका है। और बाला बोधनी का संपादन कब हुआ था? 1877 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कहाँ से हुआ था? बनारस से भाई। ठीक है। और किसने करवाया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य पत्रिकाओं के नाम है कवि वचन सुधा। ठीक है। पेपर में पूछी जाती है। 1868 में प्रकाशित थी और ये मासिक पत्रिका थी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। ठीक है। ये सभी पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित, ये भी मासिक पत्रिका थी और बनारस से निकलती थी भाई। ठीक है। आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से
कुछ संस्मरण व उनके लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से गलत विकल्प को पहचानिए। जो भाई गलत विकल्प है वो हमें बताना है। और कल ही मैंने संस्मरण विधा की आपको क्लास प्रोवाइड करवाई थी और एक क्लास में मैंने सभी आपको संस्मरण करवा दिए थे। तो जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं, जो गलत विकल्प है वो बताना है। ज्यादा अपनी कम पराई, ये अश्क जी का संस्मरण है। मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी का है। 60 वर्ष एक रेखांकन, ये सुमित्रा नंदन पंत जी का रेखा चित्र रहेगा। और भाई जो डी है, चेतना के बिंब महादेवी वर्मा, ये गलत है भाई, क्योंकि जो चेतना के बिंब है ये महादेवी वर्मा जी का नहीं है। ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें गलत पूछ रखा था। तो गलत कौन सा है? डी आंसर रहेगा। चेतना के बिंब किसका है? डॉक्टर नगेंद्र जी का है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण है। ठीक है, ये महादेवी वर्मा का नहीं है। महादेवी वर्मा का कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का काफी महत्वपूर्ण है, पथ के साथी। ठीक है, जो 1956 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा भीष्म सहानी द्वारा रचित नाटक नहीं है? नहीं है पूछा है भाई, कौन सा नाटक भीष्म सहानी जी का नहीं है? तो मुआवजे है, कबीरा खड़ा बाजार में है, माधवी है, लेकिन पैर तले की जमीन, ये मोहन राकेश का नाटक नहीं है। सॉरी भाई, ये मोहन राकेश का नाटक है। पैर तले की जमीन ये भीष्म सहानी जी का नाटक नहीं है। और प्रेम, ये पैर तले की जमीन मोहन राकेश जी का अधूरा नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कबीरा खड़ा बाजार में, इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। माधवी का 1985 ईस्वी में हुआ था। और भाई जो मुआवजे है इसका 1993 ईस्वी में हुआ था। और ये भीष्म सहानी जी के प्रमुख नाटकों में गिने जाते हैं। आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, झबरा कुत्ते, जो झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद्र की किस कहानी में किया गया है? जो झबरा कुत्ता है इसका भाई वर्णन प्रेमचंद्र जी की कौन सी कहानी में किया गया है? तो महातीरथ, घासवाली, पूस की रात या नमक का दारोगा। जो भाई पूस की रात है, ठीक है, इस कहानी में झबरा कुत्ते का वर्णन किया गया है और ये प्रेमचंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। अगला क्वेश्चन है, चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो देखते हैं भाई किसका निबंध है चीड़ों पर चांदनी। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर देख लेते हैं। चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, भीष्म सहानी या ममता कालिया। तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा जी का है भाई निबंध। और निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकार में एक मूर्धन्य कलाकार और पत्रकार है। ध्यान रखना है, आधुनिक कथाकार के रूप में। ठीक है, और शिमला में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, शिमला में इनका क्या है? जन्म हुआ था। और मूर्ति देवी 1994 ईस्वी की इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1985 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? जो मेरी जीवन यात्रा है ये प्रभाकर माचवी, राहुल सांस्कृत्यायन, अज्ञे या राम कुमार वर्मा। तो मेरी जीवन यात्रा भाई राहुल सांस्कृत्यायन जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, और इनके अन्य यात्रा वृत्तांत है मेरी लद्दाख यात्रा। ठीक है, कौन सा है? मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश, किन्नर देश में, रूस में 25 मास, सॉरी भाई, अरे रूस में, रूस में 25 मास, यूरोप यात्रा, लंका यात्रा, जापान यात्रा, ईरान यात्रा, चीन में क्या देखा, लहसा की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा आदि इनके काफी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है भाई राहुल सांस्कृत्यायन के। अगला क्वेश्चन है, जनेंद्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। जनेंद्र कुमार के
ठीक है, उपन्यास दे रखे हैं और इनके उपन्यास का सही अनुक्रम हमें बताना है। त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी। तो परख, सुनीता, ठीक है, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी ऐसे आएंगे भाई। परख, कल्याणी, एक मिनट देख रहे थे, परख, सुनीता, तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। ठीक है, देखो परख इनकी 1929 में प्रकाशित हुई रचना है। सुनीता 1934 ईस्वी में भाई। त्यागपत्र 1937 में। कल्याणी 1939 में। फिर है सुखदा 1952 में, विवर्त 1953 में, जयवर्धन 1956 में, मुक्तिबोध 1965 में, अनंतर 1968 में, अनाम स्वामी 1974 में और दशाक 1985 ईस्वी में प्रकाशित इनकी रचना रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, काव्य जीवन की आलोचना है। क्या भी काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन है। यह कथन किसका है? काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है, ये हमें बताना है। तो क्रोचे का, वर्ड्सवर्थ का, अरस्तु का या अर्नाल्ड का? तो ये अर्नाल्ड का काफी महत्वपूर्ण कथन रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया? जो हिंदी उपन्यास है इसके विकास का वर्गीकरण किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो प्रेमचंद्र जी को, जयशंकर प्रसाद जी को, गोपाल राम गहमरी जी को या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को? तो भाई हिंदी उपन्यास के विकास का वर्गीकरण प्रेमचंद्र जी को केंद्र में रखकर किया गया है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और हिंदी उपन्यास का वर्गीकरण किया कैसे गया है? तो कैसे किया गया, ध्यान रखना है, आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। प्रथम उत्थान, जो प्रथम उत्थान है ये प्रेमचंद्र पूर्व युग, ठीक है। द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान प्रेमचंद्र युग भाई, प्रेमचंद्र युग। और भाई तृतीय उत्थान है प्रेमचंद्रोत्तर युग। और चतुर्थ उत्थान है आधुनिक बौद्ध के उपन्यास। क्या है चतुर्थ उत्थान में? आधुनिक बौद्ध के उपन्यास, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य, सॉरी 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन कार्य करने वाला हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन थे? तो कौन थे भाई जिन्होंने 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाई गई? तो कौन थे? मुक्तिबोध थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका जो सरस्वती है इसका संपादन कार्य करने वाले तथा हिंदी नवजागरण में महान भूमिका निभाने वाले रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहेंगे भाई। और सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे? पहले चिंतामणि घोष थे। कौन थे भाई? चिंतामणि घोष थे। और 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और इसके जो प्रथम संपादक थे वो थे श्याम सुंदर दास, ठीक है। और ये जो सरस्वती पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका थी। और 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था। और कहाँ से हुआ था? इंडियन प्रेस के द्वारा हुआ था, प्रयाग से हुआ था और जनवरी मास में हुआ था भाई, ठीक है। और इसका द्वितीय संपादक के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए थे, जो 1903 से लेकर 1920 तक लगातार इसके संपादक रहे थे। और इसके तृतीय संपादक जब हुआ था जो 1920 में हुआ था, ठीक है, इसके संपादक रहे थे देवी दत्त शुक्ल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण मैंने आपको बात बताई है। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भीष्म साहनी है, महादेवी वर्मा है, जिनेन्द्र कुमार है, मैथिली शरण गुप्त है। जो भारत भारती है रचना है इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त रहेंगे।
डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार कौन बताया मैंने? मैथिली शरण गुप्त जी को बताया। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, रंग में भंग 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था भाई, रंग में भंग का। जयद्रथ वध 1910 में, किसान 1917 में, विकट भट्ट 1929 में, गुरुकुल भी 1929 में भाई, झनकार भी 1929 में, साकेत, फिर इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना साकेत जो 1931 में प्रकाशित हुई थी, यशोधरा 1932 में प्रकाशित हुई थी, द्वापर 1936 में प्रकाशित हुई थी, जय भारत 1952 में प्रकाशित हुई थी, विष्णु प्रिया 1957 में हुई थी, सिद्धराज काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है, 1936 में प्रकाशित हुई थी भाई, और हिंदू वैतालिक और पंचवटी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं है भाई, ये आपको ध्यान रखना है मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सोहनलाल द्विवेदी का काव्य संग्रह नहीं है? ठीक है भाई, सोहनलाल द्विवेदी का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है, ये हमें बताना है। तो भैरवी, दूध बतासा, या आद्रा, या पूजा गीत सेवा ग्राम। जो आद्रा है ये भी सोहनलाल द्विवेदी जी का काव्य संग्रह नहीं है। ठीक है, आद्रा, मलबे का मालिक, सेफ्टी पिन, जख्म, मिस पोल, इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये सभी मोहन राकेश जी की कहानी संग्रह ध्यान रखना है। भैरवी, दूध बतासा, पूजी पूजा गीत सेवाग्राम, प्रभाती, युगधारा, कुणाल, चेतना, बांसुरी, ये सभी सोहनलाल द्विवेदी जी के काव्य संग्रह रहेंगे। अगला क्वेश्चन है 23वां, भारतेंदु जी ने अपनी कविता गंगा वर्णन में किसका परिचय दिया है? जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं इनकी एक कविता है जिसका नाम है गंगा वर्णन, इसमें किसका परिचय दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, ये हमें बताना है। तो देखते हैं किसका परिचय दिया है। तो प्रकृति चित्रण का, गांव का, सामाजिक वातावरण का, या व्यंग्य का? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा वर्णन में प्रकृति चित्रण का परिचय दिया है। भारतेंदु जी की काव्य कृतियां काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम विलाप, प्रेम प्रलाप है, प्रेम प्रलाप, इनकी ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वर्षा विनोद, ठीक है, प्रेम फुलवारी, दान लीला, वसंत, कृष्ण पारित, विजय बतरी, बकरी विलाप, काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी, बकरी विलाप। ठीक है, बंदर सभा काफी महत्वपूर्ण रचना है। नए जमाने की मुकरी काफी महत्वपूर्ण रचना है। रिपुनाष्टक काफी महत्वपूर्ण रचना है। विजय विजय विजयंती काफी महत्वपूर्ण रचना है। और एक रचना है इनकी काफी बार पेपर में पूछी गई है, उर्दू का स्यापा। ठीक है, ये सभी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? अध खिला फूल, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, या बादल राग? तो अध खिला फूल जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना नहीं है भाई। अध खिला फूल किसकी रचना है? ठीक है, हरिओ जी की रचना रहेगी अध खिला फूल, और 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना हरिओ जी की ठेठ हिंदी का ठाठ, जो 1899 में प्रकाशित रचना है इनकी। ठीक है, और ठेठ हिंदी का जो ठाठ है ये उपन्यास है, और उसको मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। जो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है इसको मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, सांध्य सुंदरी, भिक्षुक, जूही की कली, ये सभी निराला जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, नवीन उपनाम से कौन से कवि प्रसिद्ध थे? तो कौन से कवि प्रसिद्ध थे भाई नवीन उपनाम से? तो माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, श्याम सुंदर दास। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से प्रसिद्ध थे भी, और ये काफी महत्वपूर्ण कवि थे। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवियों में है। कैसे? राष्ट्रीय
संस्कृत काव्य धारा। इसके काफी महत्वपूर्ण कवि है वे बालकृष्ण शर्मा नवीन, और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कुमकुम, काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है कुमकुम, जो 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रश्मि रेखा, अपलक, हम विस्पाई जन्म की, ये भी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी रचना है हम विस्पाई जन्म की, और काफी बार पेपर में पूछी गई है। और विनोबा के सतवन, उर्मिला आदि इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो भाई बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं, इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह का स्वर क्या है, प्रमुख है। इन्होंने ब्रज भाषा के प्रभाव से युक्त खड़ी बोली हिंदी में काव्य किया, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्मदास किसके शिष्य थे? जो धर्मदास है ये किसके शिष्य थे? तुलसीदास के, कबीरदास के, गुरु नानक देव के, सूरदास के? तो धर्मदास भाई कबीरदास के शिष्य थे। भाई बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अब देखते हैं शिष्य और गुरु, इनको देख लेते हैं। तुलसीदास के शिष्य, जो तुलसीदास है ये किसके शिष्य थे? तो ये नरहरियानंद या शेष स्नातक के शिष्य थे। कबीर किसके थे? रामानंद के थे। सूरदास वल्लभाचार्य के थे। और धर्मदास मैंने आपको बता दिया कबीरदास के शिष्य थे वे। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? जो भारत है इसमें आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ था, ये हमें बताना है। और जिस बच्चे ने अगर मेरी क्लासें देखी है, ठीक है, हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध इतिहास, तो उसमें मैंने आपको नोट्स के जरिए डिटेल से बता रखी है आर्य भाषा जो थी इसका आरंभ कैसे कैसे हुआ था। तो 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1300 ईस्वी के ईस्वी पूर्व के आसपास, या 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास। तो भाई भारतीय आर्य भाषा का आरंभ 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास से हुआ था। ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक है भाई। और जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व था। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, फिर मध्य कालीन भारतीय आर्य भाषा का समय था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1000 ईसा पूर्व से आज तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से लेकर आज तक का समय है भैया। अगला क्वेश्चन है द्वंद्व गीत किसका काव्य संग्रह है? जो द्वंद्व गीत है ये किसका काव्य संग्रह है, ये हमें बताना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी का है, रामधारी सिंह दिनकर का है, दया सिंह उपाध्याय हरिओद का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो द्वंद्व गीत वही रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य संग्रह रहेगा द्वंद्व गीत। ठीक है, और दिनकर जी के काव्य है काफी महत्वपूर्ण है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, इतिहास के आंसू आदि काफी महत्वपूर्ण के काव्य संग्रह रहेंगे दिनकर जी के भाई। अगला क्वेश्चन है वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किस कवि की है? क्या भी वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली, कैसी भाई? जैसी कोमलकांत पदावली माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचना किस कवि की है? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ सिंह या सेनापति? तो भाई ये सुमित्रानंदन पंत जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि। ठीक है, वीणा, उच्छ्वास और ग्रंथि जैसी कोमलकांत पदावली और माधुर्य गुण से परिपूर्ण रचनाएं किसकी है? मैंने किसकी बताई? सुमित्रानंदन पंत की है। और पंत को भाई प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या भाई? सुकुमार कवि कहा जाता है पंत जी को, ध्यान रखना आपको। और पंत की कविताओं को 4 श्रेणियों में बांटा भी गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है किस रचनाकार ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया? ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी है उसके दिन मनाना शुरू किया था? तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने
सी आंसर बिल्कुल ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना जन्मदिन वसंत पंचमी के दिन मनाना घोषित किया था। इनका जन्म 1899 ईस्वी में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। इन्होंने उस दिन को आधार मानकर अपना जन्मदिन वसंत पंचमी को घोषित किया। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास काफी महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। और कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुण, सांध्य, कांकली भी इनकी काफी महत्वपूर्ण कविताएं हैं वे। अगला क्वेश्चन है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखा से, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता से, दीन दलित भारत की विधवा है, किस कवि की पंक्तियां हैं। क्या भी वह, आज भी भाई मैंने आपको एक छायावाद और उत्तर छायावाद की काफी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की क्लास दी है, तो प्लीज आप उसको जरूर से जरूर देखना भाई। ठीक है, तो देखते हैं, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, वह दीप शिखा से, शांत भाव में लीन, वह टूटे तारों की छूटी लता से, दीन दलित भारत की विधवा है, किस कवि की पंक्तियां हैं ये। तो भाई सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भाई ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काफी महत्वपूर्ण, ठीक है, पंक्तियां हैं। और ये जो निराला जी है इनकी विधवा कविता से है, इससे विधवा कविता से है। ठीक है, विधवा कविता किसकी है, निराला जी की है विधवा कविता, और उनसे ये पंक्तियां ली गई है। विधवा कविता परिमल में संग्रहित है, जो इनका परिमल काव्य संग्रह है इसमें ये कविता संग्रहित है, विधवा। ठीक है, स्मितानंदन पंत प्रमुख छायावादी कवि हैं, इनकी प्रमुख छायावादी कविताएं हैं, देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख छायावादी कविता उच्छ्वास ग्रंथि, वीणा और पल्लव गुंजन गई। अगला क्वेश्चन है, निहार तथा रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार के है। निहार और रश्मि काव्य संग्रह किस रचनाकार के। सुभद्रा कुमारी चौहान, सिया रामशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी। तो महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह रहेंगे निहार और रश्मि भी। ठीक है, निहार और रश्मि काव्य संग्रह महादेवी वर्मा के हैं। महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत, और काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये। और गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी वर्मा जी को मिली है वैसे और किसी को भी नहीं मिली, आपको ध्यान रखना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा, काफी बार पेपर में पूछी गई है, और मुकुल, काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो सियाराम शरण गुप्त हैं, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, ठीक है, मौर्य विजय, अनाय अनाय, ठीक है, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, आत्मो, सर्ग और बापू। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है। क्या भी जापानी लोक कथा पर आधारित कविता कौन सी है। निशा निमंत्रण, झरना, असाध्य वीणा या अभिशाप। तो भाई अज्ञे जी की असाध्य वीणा जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है। असाध्य वीणा किसकी है, तो अज्ञे जी की, मैंने अभी बताया जापानी लोक कथा पर आधारित कविता है। और ये एक लंबी कविता के अंतर्गत आती है असाध्य वीणा, मैंने उसकी क्लास भी आपको दी है, काफी महत्वपूर्ण जो लंबी कविताएं हैं वो भी मैंने दी है, प्रबंध काव्य की भी आपको क्लास दी है। ठीक है, इस कविता का मुख्य भाव क्या है, अहंकार का विसर्जन, ये भी पेपर में पूछा गया है, अहंकार का विसर्जन। ठीक है, असाध्य वीणा का मुख्य भाव है। और अज्ञे की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं हैं नदी के दीप, चिंता, इतेलम, हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला, और कितनी नाव में कितनी बार। तो अज्ञे जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। तो मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता कौन है, शंभुनाथ सिंह है, गिरजा कुमार माथुर है, ठीक है, या भवानी प्रसाद मिश्र जी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो मंजीर काव्य संग्रह के रचयिता गिरजा कुमार माथुर जी रहेंगे, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। और गिरजा कुमार माथुर भाई तार सप्तक के
तार सप्तक के कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, ये ध्यान रखना है। और इनके अन्य महत्वपूर्ण काव्य संग्रह नास और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, अभी और कुछ आदि भी। और भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, इनके प्रमुख काव्य संग्रह है गीत फरोश, भुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, सतपुड़ा के जंगल, टूटने का सुख आदि भी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इनको हिंदी में आधुनिकता का जन्मदाता कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिकता का जन्मदाता किसको कहा जाता है? आधुनिकता का जन्मदाता तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के बचपन का नाम राम बोला था? ठीक है, कौन से ऐसे कवि है जिनका बचपन का नाम भाई क्या था? राम बोला था, ये आपको बताना है। तो कबीरदास, तुलसीदास, रैदास या नंददास? तो भाई तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। ठीक है, ये बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। जो राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक है कवि तुलसीदास, इनके बचपन का नाम क्या बताया मैंने आपको? राम बोला था। भाई ऐसी जनश्रुति है कि गोस्वामी जी जब पैदा हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उनके पूरे दांत थे। जब वे पैदा हुए तो वो रोए बिल्कुल नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। तभी से तुलसीदास को राम बोला कहा जाने लगा। तुलसीदास के पिता का क्या नाम है? आत्माराम दुबे, और माता का नाम क्या था? तुलसी बाई। केशवदास जी की रचना नहीं है। जो केशवदास जी है, इनकी कौन सी रचना नहीं है वो हमें बतानी है। तो वीर सिंह देव चरित्र, ये तो है भाई केशवदास की रचना। ठीक है, जहांगीर जस चंद्रिका ये भी है, नक्सिक ये भी है भाई केशवदास की। लेकिन देव माया प्रपंच ये भी केशवदास की रचना नहीं है। ठीक है, देव माया प्रपंच केशवदास की रचना नहीं, बल्कि देव कवि की संस्कृत के जो प्रबोध चंद्र उदय ग्रंथ है उसका ये काव्य अनुवाद है देव माया प्रपंच भाई। ठीक है, और देव की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं हम देखते हैं, वो उसमें देखते हैं। एक तो है भाव विलास, देव जी की काफी महत्वपूर्ण रचना पेपर में पूछी जाती है। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, देव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका। ठीक है, प्रेम चंद्रिका काफी महत्वपूर्ण रचना है, ये काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है प्रेम चंद्रिका देव जी की। ठीक है, और सुजान विनोद, ठीक है, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। वीर सिंह देव चरित्र, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक, रस प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, विज्ञान गीता, चंद्रमाला, ये सभी रचनाएं केशवदास की है भाई। ठीक है, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र तथा गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केशवदास को रीति काल का प्रवर्तक किस किसने माना है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने और गणपति चंद्र गुप्त ने भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जो महाराणा का महत्व है ये किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की, भगवती चरण वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, या रामधारी सिंह दिनकर की? देखो भाई, जो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने लग रही हूँ, ठीक है, मैंने सभी क्लासें इसकी पहले भी प्रोवाइड करवा रखी है। हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज के नाम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है जिसमें ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्लीज आप जाके चैनल पर विजिट जरूर से जरूर करें, आपको बहुत कुछ मिलेगा आपके पेपर के अकॉर्डिंग भाई। ठीक है, और थ्योरी क्लास की भी क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ साथ के साथ, जो सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, चाहे ईएमआरएस का पेपर हो, चाहे केवीएस एनवीएस का हो, चाहे एस्टेट का हो, टीजीटी पीजीटी का, चाहे यूजीसी नेट का हो। ठीक है, यूजीसी नेट के लेवल का मैं थ्योरी क्लासे आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज आप उनको जाकर जरूर से जरूर देखें। और हाँ भाई, 10 और 11 जनवरी को, ठीक है, हमारा केवीएस और एनवीएस का ट्राई 1 का पेपर है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कल जो डेट शीट आ गई थी।
महाराणा का महत्व किसकी रचना? सुभद्रा कुमारी चौहान की, भगवती चरण वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की या रामधारी सिंह दिनकर की? तो भाई महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी की काफी महत्वपूर्ण रचना है। और आप सभी को पता है जो जयशंकर प्रसाद है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, ठीक है, उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य है, अयोध्या का उद्धार, इनका काफी काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी, और कोचवास वास विजय शंकर प्रसाद की काफी महत्वपूर्ण रचना। बबरू वाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधारा, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं, किसके विचार है? क्या भी मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं, काफी महत्वपूर्ण कथन है, ठीक है। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं, तो किसका कथन है भाई ये? तो सुमित्रानंदन पंत का, रामविलास शर्मा का, आचार्य कुंतक का, श्रीनिवास दास का? तो मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूं, सुमित्रानंदन पंत जी का कथन रहेगा। सुमित्रानंदन पंत छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संग्रह पल्लव कब प्रकाशित हुआ था? जो सुमित्रानंदन पंत जी है इनका काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? तो कब प्रकाशित हुआ था भाई? सन 1940, सन 1930, सन 1928 या सन 1937? तो सुमित्रानंदन पंत का पल्लव जो है ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो पल्लव है इसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार और छंद, क्या भी? भाषा, अलंकार और भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामर्थ्य पर विचार व्यक्त किया है, काफी महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। पल्लव की भूमिका में जो स्मितानंदन पंत जी इन्होंने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामर्थ्य पर विचार व्यक्त किया है, काफी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। और पल्लव का प्रकाशन है 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? जो हिंदी भाषा है इसका संबंध किस परिवार से है? भारोपीय परिवार, स्कैडियन परिवार से, ऑस्ट्रेलिया परिवार से या एशियाई परिवार से? तो भाषा का संबंध भारोपीय परिवार से है। इसकी भी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवाई है, जिससे बच्चे को देखने मेरे मेरे भाई चैनल पर विजिट कर सकता, आपको मिल जाएगी। तो हिंदी का संबंध भारोपीय परिवार से है। भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार तथा भारत हिती परिवार भी कहा जाता है, भी आपको ध्यान रखना है। जो भारोपीय परिवार है इसको इंडो जर्मनिक परिवार, आर्य परिवार और भारत हिती परिवार भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, कितनी हैं? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। दो वर्गों सप्तम और कंतुम में बांटा गया है, सप्तम और कंतुम में बांटा गया है। सप्तम वर्ग में ही भारत ईरान भाषाएं आती है। जो सप्तम वर्ग है, ठीक है, इसमें भारत ईरानी भाषाएं आती है, ईरानी यानी आर्य भाषाएं आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने भारत ईरानी को 3 उपवर्गों में बांटा है, ठीक है। भारत ईरानी को 3 वर्गों में बांटा, किसने? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। एक तो ईरानी भाषा, दूसरी है दारद भाषा, दारद, और तीसरी है भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण मैं आपको ये क्लास दे रही हूँ, तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखें और शेयर जरूर से जरूर करें।
अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है? ठीक है, अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा कौन सी है ये हमें बताना है। पूर्वी हिंदी, मागधी हिंदी, मराठी हिंदी या पेशाची हिंदी। तो अर्धमागधी से निकली आधुनिक भाषा है पूर्वी हिंदी भाई। कौन सी है? पूर्वी हिंदी है। और अर्धमागधी प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपना धर्मोपदेश दिया था, ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने इनकी भी सभी की क्लास प्रोवाइड करा रखी है, चैनल पर उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। संस्कृत के तत्सम शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? ठीक है, जो संस्कृत के तत्सम शब्द है वो जब हिंदी में परिवर्तित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम तो तद्भव कहते हैं, आप सभी को पता है भाई। और इसका आपको पता है, जैसे अहम ये संस्कृत का है और तद्भव में चेंज होगा तो मैं बन जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से बादशाह ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? भाई कौन से ऐसे बादशाह थे जिन्होंने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था? ये हमें ध्यान रखना है। तो औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, ठीक है, या बहादुर शाह जफर। तो भाई आंसर अपना सी बिल्कुल ठीक रहेगा। शेरशाह सूरी ने अपनी राज मुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया था। ठीक है, शुद्धता के लिए उसके फारसी के फरमान फारसी और देवनागरी लिपि में समान रूप से लिखे जाते थे, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी परिपत्र, जो हिंदी परिपत्र था वो सम्राट अकबर के दरबार से निर्गत था। किससे था परिपत्र? सम्राट अकबर के दरबार से, ये ध्यान रखना है। और प्रचारित किए जाते थे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती थी, ये भी ध्यान रखना है। और भारत के प्राचीन शिलालेख में 2 लिपियां थी, एक तो ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अखंड। ठीक है, अखंड का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। तो समूचा, अक्षय, अनंत या अविभक्त। जो अखंड है ये तो भाई अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सॉरी, जो अखंड है भाई ये अनंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अखंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अनंत नहीं है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अखंड के पर्यायवाची कौन कौन से है? एक तो पूर्ण, समस्त, संपूर्ण, अविभक्त, समूचा, पूरा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अविभक्त यहीं पे था। ठीक है, समूचा भी, समूचा है ये, समूचा नहीं है, समूचा यहीं पे था। ठीक है भाई, और पूरा, संपूर्ण, समस्त, पूर्ण, ये सभी अखंड के पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है इसका विकास किससे हुआ है? मागधी से, रोमन से, द्रविड़ से या अपभ्रंश से? तो भाई अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से कल भी मैंने आपको बताया था, जिसे बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो वो क्लास जाकर देख सकता है। जो प्राचीन आर्य भाषा है उसका विकास भाई 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। ठीक है, मध्यकालीन भाषा का विकास हुआ था 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और भाई जो आधुनिक भाषा है इसका हुआ था 1000 ईस्वी से अब तक। ध्यान रखना, ये आपको कल भी मैंने आपको बताया था ये। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। संधि विच्छेद वाला विकल्प हमें बताना है कौन सा ठीक है। तो अंतर्धान, तो इसका विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। अंतर्ध्यान, अंत प्लस में ध्यान, अंतरश्यान या अंत है प्लस में ध्यान। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, अंत है प्लस में ध्यान।
और तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है? जो हिंदी शब्द है इसका संबंध संस्कृत के किस शब्द से जाना जाता है? तो भाई सिंधु शब्द से जाना जाता है। ठीक है, जो हिंदी शब्द है इसका संबंध संस्कृत के सिंधु शब्द से माना जाता है। ठीक है, सिंध नदी के आसपास की भूमि और वहां रहने वाले लोगों को सिंधु कहा जाता था। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान रखना और आप सभी को पता भी होगा। और कालांतर में ईरानी भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और उनके यहाँ यह शब्द हिंद उच्चारित होने लग गया। भाई सिंधु से क्या है, हिंद उच्चारित होने लग गया। और यूनानी शब्द इंडिका और अंग्रेजी शब्द इंडिया को इसी हिंदी का विकसित रूप कहा जाता है। हिंदी का में का अक्षर का लोप होने का में से क्या है, हिंदी शब्द सामने आया। भाई अगला क्वेश्चन है 48वां, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? जो खड़ी बोली हिंदी है इसका उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पैसाची, मागधी, अर्धमागधी या सौरसैनी। तो खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, और खड़ी बोली अनेक नामों से अभिष्ट की गई है, जैसे यथा हिंदवी, हिंदुई, दखनी, रेखता, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी आदि भी। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे वर्नाकुलर हिंदुस्तानी तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे जनपदीय हिंदुस्तानी का भी नाम दिया है। ये ध्यान रखना खड़ी बोली को भी। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण होता है, जो भाषा है इसका निर्माण कैसे होता है? मौन ध्वनि से, अव्यक्त ध्वनियों से, व्यक्त ध्वनि से या मूक ध्वनि से? तो भाषा का निर्माण भी व्यक्त ध्वनियों से होता है। ठीक है, जो भाषा है इसका निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है, अर्थात हम जो ध्वनि व्यक्त करते हैं यानी बोलते हैं उसी से क्या है, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का रूप उच्चारण तथा लिपि के माध्यम से होता है, ये भी ध्यान रखना है। उच्चारण में वह ध्वनि संकेत है जो शारीरिक अवयव के माध्यम से व्यक्त होता है, ये भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। 50वां क्वेश्चन है, ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकार कर दी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने, ठीक है, क्या थी, अस्वीकृत कर दी थी यानी मना कर दी थी। तो उस समिति के उस समय अध्यक्ष कौन थे? विनोबा भावे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य नरेंद्र देव थे या सुमित्रानंदन पंत थे? तो भाई आचार्य नरेंद्र देव थे भाई उस समय। ए की 12 खड़ी देवनागरी लिपि सुधार समिति ने अस्वीकृत कर दी थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? नरेंद्र देव थे। कौन थे? नरेंद्र देव थे। और बाल गंगाधर तिलक ने फोर्ट बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया था। ठीक है, तिलक फोंट बनाया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या था, देवनागरी का सुधार करने के लिए तिलक फोंट बनाया था। ठीक है, तिलक फोंट बनाया था, इससे क्या था, देवनागरी लिपि का सुधार उन्होंने आरंभ किया। और सर्वप्रथम सावरकर बंधुओं ने ए की 12 खड़ी, किसने? सावरकर बंधुओं ने ए की 12 खड़ी की तैयारी की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया। ठीक है, किसने सबसे पहले किसने किया था? सावरकर बंधुओं ने ए की 12 खड़ी क्या थी, इन्होंने तैयार की थी। और जो महात्मा गांधी का पत्र था हरिजन सेवक, इसमें प्रयोग किया था। और सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर, क्या भी, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले, पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किसने पास किया था, किसने प्रस्ताव रखा था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया था। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने, भाई डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने भाई क्या किया था, कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का भी सुझाव दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, देखते हैं,
धू प्लस में साहस, तो क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, दुसाहस। अपना सॉरी भाई, दुसाहस बी आंसर ठीक रहेगा, सी नहीं, बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बी आंसर सही रहेगा अपना। और दुसाहस शब्द का सही संधि वाला विकल्प दुस्साहस होगा। इसमें विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग संधि रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फोंटों का प्रयोग किया गया, जिन्हें अब किस फोंट के रूप में जाना जाता है। अभी कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फोंटों का प्रयोग किया गया, इन्हें अब किस फोंट के रूप में जाना जाता है। तो अरियल फोंट, लिगस फोंट, एल्जीरियन फोंट या काली बिल्गी फोंट। तो किस फोंट के रूप में जाना जाता है, तो लिग्सी फोंट के रूप में इनको जाना जाता है। कंप्यूटर युग में देवनागरी के लिए विभिन्न फोंटों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें अब लिगेसी फोंट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में भाई, लिगेसी फोंट के रूप में जाना जाता है, लिगेसी फोंट के रूप में जाना जाता है। लिगेसी फोंट विशेष रूप से टेक्स्ट को आकर्षक लुक देने के लिए डिजाइन किए गए हैं भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इस लिपि को पवित्राक्षर या बीजाक्षर भी कहते हैं। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी लिपि है जिसको पवित्र अक्षर या बीजाक्षर भी कहा जाता है। तो हिराग्लाइफिक लिपि, देवनागरिक लिपि, दक्षिणी सामी लिपि या फारसी लिपि। तो हिराग्लाइफिक लिपि को पवित्र अक्षर या बीजाक्षर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियां कितनी हैं। तो हिंदी की बोलियां कितनी है, हिंदी की कुल 18 बोलियां है और कहीं कहीं पर 17 बोली भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। जो देवनागरिक लिपि है, इसका विकास किस लिपि से हुआ, तो कुटिल लिपि से हुआ है। डी आंसर अपना सही रहेगा, देवनागरी लिपि का विकास कुटिल लिपि से हुआ है। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4 या 5 सदी में गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि का विकास। ठीक है, आता ना पहले ब्राह्मी लिपि फिर गुप्त लिपि फिर कुटिल लिपि। ठीक है, इसी कुटिल लिपि से क्या है, नागरी लिपि का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे सिरोरेखा कहा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि के शब्द के ऊपर एक रेखा की जाती है, उसको क्या कहते हैं, सिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा गया है। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट के शिलालेख में हुआ है। और कब हुआ है, 7वीं 8वीं सदी में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग का प्रस्ताव दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे देखते हैं क्वेश्चन, 57वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है। ठीक है, भारतीय संविधान में किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है, ये हमें बताना। तो सिंधु लिपि, गुप्त लिपि, गुरुमुखी लिपि या देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय लिपि की मान्यता दी गई है। और संविधान की धारा है 143 से। ठीक है, इसके अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिस भी बच्चे ने ये क्लास नहीं देखी अनुच्छेद वाली, तो मेरे चैनल पर ये क्लास है भाई, आप जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने वो क्लास आपको समझा रखी है। हिंदी साहित्य के क्रमबद्ध इतिहास में मैंने नोट्स के जरिए आपको करवाया था। और 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। कब भाई, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, और 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए किए गए शब्द का विलोम शब्द है। विलोम शब्द बताना हमें। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा। जो आलोक है
इसका विलोम शब्द क्या होगा? विभा, अनन्य, कांति या तिमिर? तो तिमिर होगा भाई आलोक शब्द का विलोम शब्द। ठीक है, और जो अनन्य है इसका न होगा, अन्य होगा, सॉरी अन्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था? जो दक्षिण भारत था इसमें देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या था, ये हमें बताना। तो ईसा की 12वीं सदी, ईसा की 10वीं सदी, ईसा की 8वीं सदी या ईसा की 7वीं सदी? तो ये दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय ईसा की 8वीं सदी था, यानी सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। और देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हमें मिले हैं, जैसे प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। कौन सा ग्रंथ है? ललित विस्तार, बौद्ध ग्रंथ है ये ललित विस्तार में वर्णित नागलिपि से नागरी का जन्म हुआ है। ठीक है, ठीक है, नागलिपि से बताया गया है, नागलिपि से नागरी का नामकरण हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसने बताया गया? बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। ठीक है, फिर है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी का नामकरण किया गया। फिर गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से भी नागरी नाम पड़ा है देवनागरी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? क्या भी ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चीनी लिपि से हुई, ऐसा किस विद्वान का विश्वास है? तो फ्रेंच विद्वान कुपरी, डॉक्टर अल्फ्रेड मुलर, गौरी शंकर ओझा, डॉक्टर पर्जिलुस्की? तो भाई किसने कहा है? तो भाई फ्रेंच विद्वान कुपरी ने। ठीक है, फ्रेंच विद्वान कुपरी ने, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, प्रत्यय आगे लगता है शब्द के पीछे लगता है, तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर उसमें क्या है? परिवर्तन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुष्पित, मनोती, ललक या निर्दोष? तो भाई जो निर्दोष शब्द है इसमें प्रत्यय शब्द नहीं लगा है। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में मिश्र वाक्य को पहचानिए। ठीक है, मिश्र वाक्य को पहचानते हम। गाड़ियां बहुत तेज चल रही है, ये तो सरल वाक्य है। आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। ठीक है, आज अगर बारिश हो तो तुम यहीं रुक जाना। देखते हैं आगे, वह घर से निकला था परंतु वापस लौट गया, इसमें क्या है भाई? संयुक्त वाक्य है। शायद वह मान जाएगी, इसमें सरल वाक्य है। तो मिश्र वाक्य भाई बी आंसर में है, आज यदि बारिश हो तो तुम यहीं पर रुक जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, विशेषण के, मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। क्या अभी मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा? ठीक है, तो ये कैसा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है या निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? तो मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, क्या है? ये भी निश्चित परिमाण है, क्योंकि उसने निश्चित बता दिया है भाई मेरे सूट में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो संयुक्त वाक्य को पहचानते हैं। मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। देखते हैं, मीता नए कपड़े लेकर आई है, वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा। रमेश ने काम खत्म किया और वह अपने घर चला गया। तो डी आंसर में संयुक्त वाक्य है, क्योंकि जो और है ये इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और यही क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण रहेगा। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, और जब ये 1 मिनट दिन को भी देख लेते हैं, मैं भी आपके जैसे डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसमें क्या है? इच्छावाचक
है भाई, उसकी इच्छा प्रकट हो रही है। मीता नए कपड़े लेकर आई, ये क्या एक सरल वाक्य है। वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा, इसमें क्या है, संदेहवाचक वाक्य ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। किसका भी भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, यानी भाववाचक संज्ञा नहीं है उसमें, तो वो हमें बताना है। सुखदाई, घटाओ, मनुष्यता, शीतल। जो शीतल है इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई, ठीक है। शीतल में क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर शीतलता होता तो भाववाचक संज्ञा ये बन जाता। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति पहचाननी हमें, ठीक है भाई। मोहन पढ़ रहा है, जो मोहन पढ़ रहा है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। प्रयोजनावती लक्षणा, व्यंजना शक्ति, लक्षणा शक्ति या अभिधा शक्ति। तो मोहन पढ़ रहा है इसमें अभिधा शक्ति है, तो मोहन पढ़ रहा है इसमें क्या है, अभिधा शब्द शक्ति है, ठीक है। और भाई शब्द शक्ति देखो, शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते, शब्दों का अलग अलग संदर्भ में जब प्रयोग किया जाता तो उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को ही शब्द शक्ति कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। ये तीनों ही इसके भेद है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुनः उपसर्ग से सही शब्द है। पुनः उपसर्ग से सही शब्द है उसका हमें क्या करना है, चयन करना है। तो पुनर्जीवन, पुरस्कार, पुरातन, प्रतियोगिता। देखो प्रति प्लस में योगिता ये तो नहीं है, पुरस्कार भी नहीं है और पुरातन भी नहीं है, तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। पुनर्जीवन शब्द में क्या है, पुनः उपसर्ग से बना बिल्कुल सही शब्द है। पुरस्कार में पुरः प्लस में कार आ जाएगा, ठीक है। और पुरातन में पुरा प्लस में तन, ठीक है। और इसमें प्रति प्लस में योगिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं भाई कौन सा सही नहीं है। तो प्रताप तो है, उपाध्याय भी है, विदेश भी है, लेकिन भ्राता इसमें कोई उपसर्ग नहीं है भाई, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न विकल्पों में संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प बताना। संकेतवाचक वाक्य का सही विकल्प बताना है। तो देखते हैं, कृपा अपनी मदद स्वयं करे। क्या भाई, कृपा अपनी मदद स्वयं करे नहीं है। माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया नहीं है। यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। संकेतवाचक है, आज मेरा मन कुछ अच्छा खाने का है। तो भाई सी आंसर बिल्कुल ठीक है, यदि तुम सही समय पर इलाज करते तो जल्दी ठीक हो जाते। इसमें क्या है, संकेत दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे संकेतवाचक रहेगा। और ये भी, माली ने आज पौधों को पानी नहीं दिया, इसमें निषेधवाचक है। आज मेरा मन कुछ खाने का है, तो इसमें क्या है, इच्छावाचक है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, खटोला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जो खटोला शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। तो आ, ए, ओला या ला। तो ओला प्रत्यय इसमें रहेगा खटोला में भाई, तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे मंझोला, विचोला, सपोला, पटोला, बटोला, इनमें सभी में क्या है, ओला प्रत्यय है, ठीक है। ये हम आज क्लास स्टार्ट करेंगे। तो निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। किस भाई, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है, ये हमें देखना है। यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम किस में है ऑप्शन में, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, यहाँ पे है ऑप्शन, मुझे, हम, तुम्हारा, वे। तो भाई मध्यम पुरुष, ठीक है। आप सभी को पता है जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके 3 भेद होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष, ठीक है, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं, हम आते हैं। मध्यम में तू, तुम, आप आ गए भाई,
और अन्य में वह, वे, यह, वे। ठीक है, ये आते हैं। मैंने ऐसे याद रखा, मैं उत्तम तुम मध्यम वे अन्य, ऐसे याद कर रखा है। तो भाई हमें क्या बताना है, मध्यम पुरुष बताना। तो मध्यम मुझे तो नहीं होगा, हम भी नहीं होगा, वे भी नहीं होगा, क्या होगा, तुम्हारा। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है। क्या भाई, जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताता है तब उसमें कौन सी शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षण शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति, या आर्थी आदि व्यंजना शब्द शक्ति। तो भाई इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ को बाधित करके अन्य अर्थ को बताए तब उसमें लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और जो लक्षणा शब्द शक्ति है दो प्रकार की होती है। कितने, दो प्रकार की होती है। एक तो रूढ़ी और दूसरी है प्रयोजनवती। ठीक है, प्रयोजनवती ये होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। हमने पानी बरसा हुआ देखा और घर में शरण ले। ठीक है, नीचे एक वाक्य दे रखा, इसका जो सही वाक्य भेद है ये हमें बताना है। अभी हमने पानी बरसता हुआ देखा और घर में शरण ले। तो संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या इच्छावाचक वाक्य है। तो भाई देखो दो वाक्य हैं अलग अलग। ठीक है, और इसको जोड़ने का काम और ने किया है, तो ये क्या है, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। हमने पानी बरसता हुआ देखा, ठीक है, और घर में शरण ली। ठीक है, और तो संयुक्त वाक्य है भाई। और मैंने कल भी आपको संयुक्त वाक्य के विषय में बताया था। आगे देखते हैं। और जिस बच्चे ने क्लासे नहीं देखी, 2 क्लासे मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, तो आप वो मेरे चैनल पर है भी, प्लेलिस्ट बना रखी, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आप सभी के लिए थ्योरी क्लासे भी स्टार्ट कर रखी है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, वो भी देख सकते हैं आप। उप चैप्टर वाइज सीरीज की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो भी चल रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। आगे, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो कौन सा अलंकार इस वाक्य में रहेगा। सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो इस पंक्ति में किसका कौन सा अलंकार है, श्लेष, विरोधाभास, भ्रांति, मान अलंकार या पुनरुक्त अलंकार। तो इसमें भाई श्लेष अलंकार रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहां किसी शब्द के एक से अधिक निकलते हो वहां पर क्या आएगा, श्लेष अलंकार आएगा। ठीक है, तो भाई आप सभी को पता है जो श्लेष अलंकार है मैंने आपको बताया है, वो क्या है, एक से अधिक अर्थ वाले को क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पे जो हरि है ये 2 अर्थों में आया है, एक तो बंदर और ईश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है। ठीक है, एकार्थी शब्द है ये हमें बताना है। तो व्याधि, ठीक है, जो व्याधि है इसका एकार्थी शब्द मानसिक रोग होता है, शिक्षा होती है, वात्सल्य होता है, शारीरिक रोग होता है। जो व्याधि है इसका अर्थ होता है मानसिक रोग। ठीक है, जो व्याधि शब्द है इसका एकार्थी क्या होता है, मानसिक रोग होता है। और जो आधि शब्द होता है इसका क्या होता है, मानसिक, चिंता और काल्पनिक भय आदि भाई। ठीक है, व्याधि, सॉरी भाई यहाँ पे व्याधि है, व्याधि डी आएगा। शारीरिक, जो शारीरिक रोग होता है वो व्याधि होते हैं, मानसिक होता है ये आदि होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जहां किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि सामान्य लोग सीमा का उल्लंघन हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार। तो वहां पे भी अतिशोक्ति अलंकार होता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा।
इसका एक उदाहरण भी आपको बताती हूँ। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। ठीक है, जहां पर बड़ा चढ़ाकर बात की जाती है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ विकल्प है। पुष्कर और पुष्कल। क्या भाई, पुष्कर और पुष्कर, तो इनका सही अर्थ हमें बताना है। तो जलाशय और बहुत, बहुत और आसान, कठिन और बहुत, सरस्वती और बहुत। तो पुष्कर क्या होता है, जलाशय होता है, और पुष्कल क्या होता है, बहुत होता है। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही अव्ययभाव समास का विकल्प है। किसका भाई, अव्ययभाव समास का विकल्प है, ये हमें बताना है। तो यथासाध्य, यथासाध्य, यथा का साध्य, न साधने योग्य, जितना साधा जा सके या साधने के लिए। तो यथासाध्य का क्या अर्थ है, जितना साधा जा सके। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यथासाध्य विभाव समास का विग्रह क्या बताया, जितना साधा जा सके। ठीक है, ये होगा। इसमें भी जो अविभाव समास है इसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और समासिक या समास पद अव्यय हो जाए वहां पर क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है भैया। इसके अकॉर्डिंग और होते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, आमरण, मरण तक, आजन्म भाई, आजन्म, जन्म तक। ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, ये अव्ययभाव समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की समस्थली में धीरता धारण करो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्या अभी संसार की समस्थली में धीरता धारण करो इस पंक्ति में कौन सा समास रहेगा। अनुप्रास अलंकार, सॉरी अलंकार, सलेस अलंकार, यमक अलंकार या विप्सा अलंकार। तो संसार की समस्थली में धीरता धारण करो, इसमें भाई अनुप्रास रहेगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार रहेगा। और अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या रहेगी, वर्णों की आवृत्ति का क्या है, हम अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, किसी भी वर्ण का एक से अधिक बार आना अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का विकल्प है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का कौन सा विकल्प है ये हमें बताना है। तो गोदान, कोहिनूर, पंकज या मनुष्य। तो भाई जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, इसमें मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और देखिए, जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी। ठीक है, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे भाई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक भाई अवतरण दे रखा है, यानी पहरा दे रखा है। ठीक है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। और आप सभी को पता है हमारे पेपर में 2 पैराग्राफ जरूर से जरूर आएंगे भाई। तो हम इसको जरूर से जरूर करेंगे, क्योंकि करते रहेंगे साथ में तो हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। देखते हैं, आज की भागती दौड़ती जिंदगी से मुस्कुराहट तो न जाने कहाँ खो गई। कुछ दशक पहले तक तो लोग एक दूसरे को देखते ही एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन करते थे, किंतु आज दशा यह है कि किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्तता का मुखौटा लगाकर अभिवादन की प्रक्रिया से स्वयं को बांधकर सुरक्षित निकलना ही बहादुरी का कार्य समझते हैं। जबकि मुस्कुराहट एक ऐसी औषधि है जो मनुष्य को बिना किसी दाम के मिली है। यह उसे शारीरिक एवं मानसिक रोग का उपचार करने में पूर्णतः सक्षम है। जो व्यक्ति मुस्कुराकर दिन की शुरुआत करता है वह निडाय ये सारे दिन ऊर्जावान रहता है। यह बिना किसी तनाव के सारी कुशलता से पूर्ण कर अगले दिन के लिए नए कार्यों को पूरा करने की कुशल रणनीति बना निश्चिंत हो सो जाता है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य सभी लोग चाहते हैं। उसकी एक छोटी सी मुस्कुराहट के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग उसके समीप आने का प्रयास करते हैं। ठीक इसके विपरीत अनायास ही खिंचने वाले व्यक्ति से हर कोई दूरी बनाना पसंद
करता है, हर कोई उससे बचना चाहता है। पुरानी कहावत है कि प्रसन्न बदन के दर्शन मात्र से ही समला कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्वयं प्रसन्न रहकर दूसरों को भी खुशियां बांटे भाई। तो ये क्या है, हमारा एक पहरा था। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जो इस पैराग्राफ के ही अकॉर्डिंग है। तो देखते हैं, दिए गए विकल्प में से कौन सा दशा का समानार्थी शब्द है। ठीक है, दशा, ठीक है, इसका समानार्थी शब्द बताना है। तो दिखावा है, दिशा है, यहाँ पे भाई स्थिति है, यहाँ पे गलत लिख रखा, स्थिति आएगी, या मिल है। तो आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा सी। दशा का समानार्थी क्या, स्थिति। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कैसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते। हमने पीछे अभी देखा है, जो हर वक्त मिले, जो हर बात पर झुंझला जाए, जो हमेशा पीछे पड़ता रहे, जो हमेशा खुशी खुशी मिले। ठीक है, तो क्या है, बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, जो हर बात पर झुंझला जाए, ऐसे व्यक्तियों से लोग मिलना पसंद नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद बे, जो अनुच्छेद है, इसमें जीवन की किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है। तो किस अनमोल औषधि के बारे में बताया गया है, ये आपको बताना है। हमने अभी पढ़ा है पहला, व्यस्तता, ऊर्जावान, मुस्कुराहट या अभिवादन। तो भाई किसके बारे में बताया था अभी, मुस्कुराहट के बारे में बताया था। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है, जो मुस्कुराहट है वो जीवन की अनमोल औषधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार आज के समय में किसी पहचान वाले को देखते ही लोग क्या करते हैं। तो क्या करते हैं आजकल के लोग भाई, किसी पहचान वाले को देखते ही व्यस्त होने के बावजूद मिलते हैं, हंसी खुशी बातें करते हैं, व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं, आदर सत्कार करते हैं। तो व्यस्तता का मुखौटा लगाकर निकल जाते हैं आजकल के समय में लोग भाई। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अनुच्छेद का स्टिक शीर्षक लिखिए। तो जो नीचे हमने अनुच्छेद पढ़ा, इसका हमें स्टिक शीर्षक लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, तनावतापूर्ण वातावरण, खिंचने वाले व्यक्ति, या मुस्कुराहट, या व्यस्त जिंदगी। तो हम क्या लिखेंगे भाई इसका अनुच्छेद, तो भाई 85 का हम लिखेंगे व्यस्त जिंदगी। ठीक है, स्टिक शीर्षक हम यही लिखेंगे। अगला है, आगे भी फिर एक काव्यांश दे रखा है, इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर उसके संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। अचल खड़े रहते जो ऊर्जा शीश उठा तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके जो यौवन के प्राणों में, वही पंथ बाधा को तोड़ बहते हैं जैसे हो निर्जर, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर, आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर है लहराई, आज विगत युग के पतझड़ पर तुमको नव मधुमास खिलाना, नव युग के पृष्ठों पर तुमको है नूतन इतिहास लिखाना, उठो राष्ट्र के नौजवानों तुम दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो नए प्रांत का नया जागरण। तो भाई देखते हैं आगे, और है, आज विश्व को यह दिखा दो हमने भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे काव्यांश के। तो देखते हैं, नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं। तो नवयुवक जो है ये प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं। तो देखते हैं, दुर्गम रास्तों पर चलकर, गलत दिशा ढूंढकर, तूफानों से दूर जाकर, सुगम रास्तों पर चलकर। तो कैसे वे सार्थक करते हैं भाई नवयुग प्रगति के नाम को। तो देखते हैं, ऊपर पहरे से देख लेते हैं, ये रहा, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर। तो भाई दुर्गम रास्तों पर चलकर युवक क्या प्रगति के नाम को सार्थक करते हैं। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य के अनुसार विगत युग के पतझड़ से क्या अभिप्राय है। क्या आशय है। ठीक है, विगत युग के पतझड़ से क्या आशय है, नए पत्तों पौधों को देखकर, अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं, या नई पीढ़ी को देखकर खुश होना, या कुछ समय से देश में कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। विगत युग के पतझड़
ठीक है, विगत युग के पतझड़, तो भाई अतीत के, विगत युग के पतझड़ ना, विगत जो बीत चुका है, अतीत के वे कार्य जो आज पुराने पड़ चुके हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तरुणाई का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये हमें बताना है। तो युवावस्था तो है, तारुण्य भी है, जवानी भी है, लेकिन बुढ़ापा नहीं है तरुणाई का सार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द भाई। ठीक है, तो बी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कवि देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि नवयुवक बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें उनमें नए कार्य करने का उत्साह की क्षमता की कमी है, क्योंकि नवयुवक को सोने से जगाना, क्योंकि उसमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है भाई। तो डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उनमें नए कार्य करने का उत्साह व क्षमता है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। जो काव्यांश है इसका उचित शीर्षक हमें बताना है। तो नवयुवक का भूलापन, नवयुवकों का आह्वान, नवयुवकों को नमन, या नवयुवकों का समागम। तो भाई बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, नवयुवकों का आह्वान। अगला क्वेश्चन है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्ति किसकी है? ठीक, अभी माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। तो भाई प्रेमचंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य सुगल जी। ठीक है, तो ये पंक्ति भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो भाई रचना है सरोज स्मृति, उसमें से ली गई है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और ये जो इनकी रचना है सरोज स्मृति, ये इनकी पुत्री सरोज के निधन पर शोक गीत के रूप में लिखा गया है। सरोज स्मृति कविता अनामिका संग्रह में संकलित है। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें है? अनामिका में, काफी बार पेपर में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है भाई, सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? जो सरयू पार की यात्रा है ये किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है, देवकी नंदन खत्री की है, आचार्य शुक्ल की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो सरयू पार की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना रहेगी। और ये क्या, एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, इनके कुछ और यात्रा वृत्तांत है जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, और मेहदावल की यात्रा। और भी जिस भी बच्चे ने यात्रा वृत्तांत वाली क्लास नहीं देखी है पीवाईक्यू की, तो वो भी जाके देख सकता है, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यान घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? ठीक है, तो घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? निबंध है, आलोचना है, यात्रा वृत्तांत है, या काव्य? तो यात्रा वृत्तांत से है भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सांध्या कांकली किस रचनाकार की कविताओं का संग्रह है? जो सांध्या कांकली है ये किस रचनाकार की रचनाओं का संग्रह है? तो हमें देखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, कृष्ण बिहारी मिश्र, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सांध्या कांकली जो भाई है ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं का संग्रह। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं का संग्रह है सांध्या कांकली। और सांध्या कांकली 1969 ईस्वी में प्रकाशित है। ठीक है, और भाई ये सांध्या कांकली में कुल 65 गीत है। कितने? 65 गीत है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये 65 गीत निराला की 65 साल की उम्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है। और सांध्या कांकली निराला का अंतिम काव्य संग्रह, ये भी ध्यान रखना है, अंतिम काव्य संग्रह है सांध्या कांकली। और इसमें निराला की अंतिम कविता, एक मिनट भाई, पत्रों उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ संकलित है भी। ठीक है, और ये काफी बार पेपर में पूछी गई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
दुखनी बाला नाटक की रचनाकार दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की है? तो किसने की है? बाल मुकुंद गुप्त ने, राधा कृष्ण दास ने, श्याम सुंदर दास ने या श्रीनिवास दास ने? तो दुखनी बाला नाटक, नाटक अभी दुखनी बाला, और ये किसने की है इनकी रचना? राधा कृष्ण दास ने की है दुखनी बाला। और 1880 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था और नाटक रचना है ये, ठीक है। और इनके अन्य नाटक है राधा कृष्ण दास जी के पद्मावती, काफी महत्वपूर्ण है भाई इनकी पद्मावती, महाराणा प्रताप, काफी महत्वपूर्ण नाटक है ये इनके राधा कृष्ण दास जी के, ठीक है। और इनके उपन्यास भी काफी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे गए हैं पहले भी। निसहाय हिंदू, ठीक है, 1890 में प्रकाशित हुआ था ये, 1890 में। और इसमें क्या है? हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया है निसहाय हिंदू में। आगे भारतेंदु विरचित अपूर्ण हिंदी नाटक सती प्रताप को राधा कृष्ण दास ने ही पूरा किया। एक भारतेंदु जी का नाटक है सती प्रताप, यदि ये क्या था? अधूरा था। और इसको पूरा किसने किया है? राधा कृष्ण दास ने ही किया है भाई, ये भी पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदुकृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? जो तदीय सर्वस्व है, ठीक है, भारतेंदु जी द्वारा क्या है, किसका अनुवाद है? कौन सी ऐसी रचना का अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आंखों की किरकिरी। तो तदीय सर्वस्व नारद भक्ति सूत्र जी, जो नारद भक्ति सूत्र है इसका क्या है? अनुवाद है ये, ठीक है। और 1874 में इसका अनुवाद किया था भारतेंदु जी ने। इन्होंने शाडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया है, ठीक है। भारतेंदु जी ने शाडिल्य भक्ति सूत्र, ठीक है, इसका अनुवाद भाई भक्ति सूत्र वैजयंती से किया है, ठीक है, इस नाम से किया है। और भारतेंदु जी ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं। इनमें प्रमुख है, इनके मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय लीला इत्यादि। और इन्होंने जो फूलों का गुच्छा है, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना खड़ी बोली में, फूलों का गुच्छा, ठीक है, ये खड़ी बोली हिंदी की पहली कविता है, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी की कविता, सॉरी भाई। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह बताना है। तो कौन सा? कुटज है, अशोक के फूल है, गतिशील चिंतन है या आलोक पर्व है? तो भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह है अशोक के फूल, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये 1948 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, अशोक के फूल। और हिंदी के ये प्रमुख निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और इन्होंने व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज काफी महत्वपूर्ण निबंध भी लिखा है। और इनके प्रमुख निबंध है कल्पलता, ठीक है, 1951 में प्रकाशित है। मध्यकालीन धर्म साधना, ये 1952 में प्रकाशित है भाई, ठीक है। विचार और वितर्क, ये 1957 में प्रकाशित है, ठीक है। विचार प्रवाह, ये 1959 में प्रकाशित है। और कुटज भाई ये 1964 में प्रकाशित है। आलोक पर्व है 1972 में। और साहित्य सहचर है 1965 में। तो इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? निबंध भाई इनमें से ये बताना है, बाबू गुलाब राय का कौन सा नहीं है? तो चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान या प्रकार प्रभाकर। तो भाई जो चाबुक है ये बाबू गुलाब राय जी का निबंध नहीं है भाई। तो ये किसका है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निबंध रहेगा। किसका है भाई? निराला जी का निबंध है। बाबू गुलाब राय के निबंध कौन कौन से? तो ठलुआ कलब है, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापित्याचार्य, मेरी
देनकी कायिक पृष्ठ, प्रीतिभोज, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध, और यह है जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान और प्रकार प्रभाकर। ये सभी भाई बाबू गुलाब राय जी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किशोरीलाल गोस्वामी का नाटक है? ठीक है, इनमें से कौन सा भाई किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है? तो देखते हैं, चंद्रावती, प्रेम जोगनी, मयंक मंजरी, तप्ता सवर्ण। तो भाई मयंक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी जी का नाटक है भाई। और इनके अन्य नाटक और भी हैं। एक तो है इनका नाटक प्रियनी परिणय, ये 1890 में प्रकाशित हुआ था। और चौपट चपेट, ये इनके नाटक हैं। चंद्रावली एवं प्रेम जोगनी, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक है। और चंद्रावली 1876 में, प्रेम जोगनी 1875 में प्रकाशित हुआ। तप्ता सवर्ण, ये श्रीनिवास दास जी का नाटक है और 1883 में ये प्रकाशित हुआ था भाई। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो पौध, पहला गिरमिटिया, ढाई घर या कर्म भूमि। तो पहला गिरमिटिया, ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित